औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया था और जिसका नाम था सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा, और सीक्वेंस का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 जो है वो पेज नंबर 108 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न टू जस्टिफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। एक्सटेंड द पैटर्न टू द नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमने जब हमने पढ़ा था यूनिट 6 हमने स्टार्ट किया था, तो इसकी बेसिक में हमने पढ़ा था कि हर एक सीक्वेंस के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है कि हम सीक्वेंस के लिए सबसे पहले हम इसमें रूल ढूंढते हैं कि इसमें जो ये सीक्वेंस बना है तो ये किस तरह बना है, इसका क्या रूल है। और दूसरा इसके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो था एन ट्रम ऑफ द सीक्वेंस की, इसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है तो वो एक ख़ास नंबर जो कि सीक्वेंस बना है तो वो एक ख़ास नंबर की एडिशन से हर एक ट्रम में एक ख़ास नंबर ऐड हुआ है और इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रम आ गया है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक का मतलब था कि जो सीक्वेंस बना हुआ है तो हर एक ट्रम में एक ख़ास नंबर मल्टीप्लाई हुआ है जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो आ गया है। तो इसको हम पहले समझेंगे कि ये कौन सा इसके लिए रूल कौन सा है, और फिर इसके बाद ये बताएंगे कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने लिखा है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो इस सीक्वेंस में हमें 4 टर्म्स जो है वो दिए गई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस बना है तो इसकी जो टर्म्स है वो एडिशन से आई है या किसी एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आई है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला टर्म क्या है इसका, वो है 2। तो 2 से 5 किस तरह आया है कि अगर हम 2 में 3 ऐड करते हैं तो 2 प्लस 3 5 आ गया है। ठीक है, तो अगर 2 के साथ 3 ऐड हुआ है तो फिर 5 के साथ भी 3 ऐड होगा और इससे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3, फिर इसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हर एक नंबर में हर एक टर्म में 3 ऐड हुआ है। या इसको हम सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम दो सक्सेसिव टर्म्स जो है, सक्सेसिव का मतलब है कि एक दूसरे कि एक टर्म के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है तो इसको हम सक्सेसिव टर्म बोलते हैं। यहाँ पर 2 और 5 सक्सेसिव टर्म्स है, इस तरह 5 और 8 सक्सेसिव टर्म है। तो 2 प्लस 3 5, या हम सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि 5 माइनस 2, तो हमें क्या मिलता है 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। तो ये जो हमें 3 मिलता है तो ये 3 दरअसल में इसको हमने क्या पढ़ा था, इसका नाम क्या था अरिथमेटिक सीक्वेंस में, इसका नाम था कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसके लिए रूल क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसके लिए क्या रूल है। ठीक है, तो रूल इसके लिए ये है कि ऐड, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड 3 to each terms to get the next term। मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक टर्म में 3 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। ठीक है, 2 प्लस 3 5, इस तरह 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हर एक टर्म में 3 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर फिर हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर है एक्सटेंड द पैटर्न टू द नेक्स्ट 3 टर्म्स, कि अब ये जो सीक्वेंस जो है दिया गया है तो इसको हमने एक्सटेंड करना है, इसके जो है इसके बाद 3 टर्म्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सिंपल है, इसकी बाकी 3 टर्म्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि नेक्स्ट 3 टर्म इसके इस तरह आएंगे कि 11 के साथ हम 3 ऐड करेंगे। सही, ठीक है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर
इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है तो उस तरह किस तरह आएंगे कि 11 प्लस 3 क्या आता है, ये मिल जाता है 14। ठीक है, फिर 14 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलता है 17। 17 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आता है 20। तो ये हमें मिल गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 आता है जो फिक्स नंबर है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसके टर्म्स है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म पहले देखेंगे कि इससे सेकंड टर्म जो है वो किस तरह आया है। ठीक है, तो 1 है, फिर है इसके बाद 4। तो 1 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे 4 आता है, तो अगर हम 1 में 3 ऐड करते हैं तो 1 प्लस 3 क्या आता है 4। तो फिर इसके बाद अगर हम 4 में 3 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर में 3 ऐड हुआ है। यहाँ पर भी एक फिक्स नंबर जो है वो फिक्स नंबर क्या है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक फिक्स नंबर इसके साथ ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए भी यही रूल है कि यहाँ पर क्या हुआ है ऐड, यहाँ पर भी 3 ऐड हुआ है, ऐड 3 टू ईच ट्रम टू गेट द नेक्स्ट ट्रम। यहाँ पर हर एक ट्रम में जो है 3 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट ट्रम जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए रूल यही है। तो यहाँ पर फिर दिया गया है कि इसके इस जो ये जो ट्रम्स हैं तो इसके बाद हमें 3 ट्रम्स और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 ट्रम्स ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो किस तरह आएंगे, और वो होंगे, तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम हर एक टर्म के साथ 3 ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म के साथ। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 10, तो 10 प्लस 3 क्या आता है 13। फिर 13 के साथ 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 13 प्लस 3 क्या आता है 16 और 16 प्लस 3 क्या आता है 19। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके बाद अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके और टर्म भी आएंगे। ठीक है, और ये कौन सा सीक्वेंस है, ये भी हमारे पास है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि एक ट्रम में एक ख़ास नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है और हमें जो है नेक्स्ट ट्रम मिलता है। या इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि हम 2 सक्सेसिव ट्रम लेते हैं और जो ग्रेटर ट्रम होगा तो इससे हम स्मॉलर ट्रम जो है वो माइनस करते हैं और हमें एक फिक्स नंबर जो है वो मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका है पार्ट नंबर 3, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 क्या है, इसके सीक्वेंस है, तो इसकी एलिमेंट क्या है या इसके जो टर्म्स है वो क्या है, वो है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले टर्म को चेक करेंगे और इसको देखेंगे कि इससे के जो सेकंड टर्म मिलता है वो किस तरह मिलता है। तो यहाँ पर पहला टर्म है 4, तो फिर इसके बाद है 8। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4 के साथ कौन सा नंबर ऐड हुआ है जिससे हमको मिल गया है 8। तो 4 के साथ अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 4 प्लस 4 8 आता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि पहले टर्म में 4 ऐड हुआ है तो हमें 8 मिलता है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 2 जार 8 भी आता है। ठीक है, तो अगर हम 4 के साथ 4 ऐड करते हैं तो 8 आता है, अगर हम 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी 8 आता है। लेकिन इसके बाद हम जो थर्ड टर्म है वो देखेंगे। हमने पहले 4 के साथ 4 ऐड किया तो 8 आता है। ठीक है, अब हम 8 के साथ जो है 4 ऐड करेंगे दोबारा, तो अगर हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो 8 प्लस 4 12, तो ये मेरे ख्याल से जो है ये 4 प्लस 4 8 आता है, फिर 8 प्लस 4 12,
12 प्लस 4 16, तो ये जो है हर एक टर्म में 4 ऐड हुआ है। अगर हम 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जार 8, तो फिर इस तरह होना चाहिए था कि 8 के साथ भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। ठीक है, तो 8 2 जार 16 आता है, तो यहाँ पर 16 नहीं है बल्कि 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसमें दरअसल में इस तरह नहीं है बल्कि हर एक टर्म में 4 ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए रूल यही है। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या है। तो ये जो 4 इसकी साइड ऐड हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐड 4 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। इसके लिए रूल यही है कि हर एक टर्म के साथ 4 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमें 3 टर्म जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, ये जो लास्ट टर्म है हम इसके साथ जो है 4 ऐड करेंगे। तो 16 प्लस 4 क्या आता है 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28। तो ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इसमें 4 ऐड हुआ है, तो एडिशन को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर है इसका पार्ट नंबर 4, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके जो टर्म है वो है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले देंगे पहले टर्म को कि इससे जो नेक्स्ट टर्म आता है सेकंड, तो वो किस तरह आता है, तो 2 इसके बाद है 4, तो अगर हम 2 के साथ 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो फिर हम 4 के साथ फिर भी 2 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ 2 के साथ 2 ऐड हुआ है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो इसमें का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 के साथ 2 ऐड करते हैं हमें तो 4 मिलता है, लेकिन 4 के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर है 8 और 4 प्लस 2 क्या आता है 6। तो ये जो 2 एडिशन है तो यहाँ पर ये नहीं है, तो इसको हम दोबारा देखेंगे कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है एक फिक्स नंबर ऐड होता है और ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि इस टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 मिलता है, फिर इस 4 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टर्म देखेंगे 4 2 ज़ा 8 आता है, 8 2 ज़ा 16 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म के साथ जो है क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह रूल अब लिखेंगे कि मल्टीप्लाई each term by 2। हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाई 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हर एक टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है और इससे हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, तो वो होंगे हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, फिर क्या करेंगे 32 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 64, फिर इसके साथ 2 2 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म है। ठीक है, और ये कौन सा सीक्वेंस है, अब यहाँ पर एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर एक सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 5, तो इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो सीक्वेंस है, तो इसके टर्म्स क्या है 3 9 27 81 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है तो ये किस तरह बना है। इसके लिए रूल क्या है, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है या इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। अगर इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अगर इसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, और जो फिक्स नंबर ऐड हो जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में तो इसको हम कहते हैं
कॉमन डिफरेंस। और जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो है 3, फिर है 9, फिर है 27। तो ये इसकी टर्म जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, मतलब पहले 3 है, फिर है 9, इसमें इंक्रीज आया, फिर है 27। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और एक होता है जो कि डिक्रीजिंग भी होता है, कि पहला टर्म बढ़ाता है, फिर इससे जो है स्मॉलर स्मॉलर, वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, तो 3 के साथ क्या ऐड करें, जिससे क्या आता है 9, तो 3 + 6 9 आता है। तो फिर हम 9 में दोबारा 6 ऐड करेंगे और हम नेक्स्ट टर्म को देखेंगे। तो 9 + 6 15 आता है, लेकिन यहाँ पर है 27। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है 6 ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, जिससे आंसर 9 आता है। तो 3 × 3, अगर हम 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 9 मिलता है। 3 3 * 9, ठीक है, फिर 9 3 * 27। इसका नेक्स्ट जो नंबर है या नेक्स्ट टर्म है वो आ गया 27 × 3, तो क्या मिलता है 81 एंड सो ऑन। तो इसमें एक फिक्स नंबर 3 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इस 3 को हम क्या कहते हैं, इस 3 को हम कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम 2 सक्सेसिव डिजिट लेते हैं और जो ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पर है 9, तो अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें 3 मिलता है। 27 डिवाइड बाई 9 3, 81 डिवाइड बाई 27, तो 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रूल में लिखा है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 3, कि हर एक टर्म के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। तो इसके बाद है कि इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो क्या होंगे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से हम जो हमारा लास्ट टर्म है 81, इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 × 3, तो क्या मिलता है 243। अब 243 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 729। अब इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2187। तो इसमें एक खास नंबर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि क्या है, हमारा कॉमन रेशो है। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है यहाँ पर कॉमन रेशो। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, 3 ने मल्टीप्लाई हुआ है एक टर्म के साथ, तो इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर है इसका पार्ट नंबर 6। तो इसके जो सीक्वेंस है, तो इसके जो टर्म्स है वो क्या है, 2 6 18 54 एंड सो ऑन। पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक खास नंबर मल्टीप्लाई हुआ है या ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या है 2 6 18 54 एंड सो ऑन। तो अगर हम 2 के साथ 4 ऐड करते हैं 6 आता है, तो 6 के साथ हम दोबारा 4 ऐड करेंगे और नेक्स्ट टर्म देखेंगे। 6 + 4 10 आता है, लेकिन यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर हम 2 के साथ 4 ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम 2 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें आंसर क्या मिलता है 6। तो 2 3 * 6 आता है, फिर 6 3 * 18, तो ये ठीक है, 18 3 * क्या आता है 54। इसका मतलब है कि इसमें एक फिक्स नंबर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि क्या है, कॉमन रेशो है। रूल क्या है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 3। यहाँ पर भी हर एक टर्म के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म, तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, तो बहुत सिंपल है। इसके नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है तो वो हो जाएंगे 54 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54 × 3 162, 162 × 3 486, इसके साथ 486 × 3, तो ये आता है। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म्स है 64 जो है फर्स्ट टर्म, तो इससे फिर क्या है 60, तो इसमें डिक्रीज आई है, तो इसमें फिर भी डिक्रीज आई है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कि 64 से हम क्या माइनस करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 60 आता हो। ठीक है, तो अगर हम एक फिक्स नंबर जो है इससे माइनस करें, तो हर एक टर्म से हम वही फिक्स नंबर फिर माइनस करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म अगर मिलता है तो ये फिर क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक है, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि या तो हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 64 60 56 52, तो अगर हम 64 से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 60 मिलता है। 60 - 4 56, ठीक है, 56 - 4 52, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फिक्स नंबर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच टर्म, तो यहाँ से हम ईच टर्म से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, जो हमारा लास्ट टर्म है 52, तो इसे हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 52 - 4, तो क्या आता है 48, 48 - 4 44, 44 - 4 40। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर एक खास नंबर जो है 4 वो इससे सब्ट्रैक्ट हुआ है।
फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 8। तो चलो इसको समझते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है तो इसके ट्रम किस तरह आए हैं, ठीक है। इसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए हम पहले रूल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला ट्रम है इस सीक्वेंस का वो है 729, फिर इसके बाद है 243, फिर इसके बाद है 81, तो इसमें डिक्रीज आई है। तो डिक्रीज जो है दो तरह के आ सकते हैं, या तो ये जो नंबर है इससे एक फिक्स नंबर जो है सब्ट्रैक्ट हुआ है तो हमें ये नेक्स्ट ट्रम मिलता है, ठीक है। या इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारे फर्स्ट ट्रम है इसको हम एक फिक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो ट्रम है वो मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम इस 729 से एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 243, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम 729 से माइनस करते हैं 243। तो चलो इसको माइनस करते हैं, 729 माइनस 243, तो हमें मिलता है 486। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 729 से 486 माइनस करते हैं, 729 माइनस 486, तो फिर हमें क्या मिलता है, 729 माइनस 486, तो हमें मिलता है 243। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक ट्रम से एक फिक्स नंबर जो कि क्या है 486 वो माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 729 माइनस 486 टू 243 मिलता है। अब 243 से हम माइनस करेंगे 243 माइनस 486, तो इससे हमारा आंसर आता है माइनस 243। तो इससे हमारा आंसर यही आता है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, वो तो 81 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ कि चलो इसको एक खास नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टर्म है 729, तो इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे 243 से और देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 729 डिवाइडेड बाई 243, तो इससे आंसर आता है 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे 3 के साथ और फिर हम अपना आंसर देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं 729 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है 243। 243 डिवाइडेड बाई 3 तो हमें मिलता है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह हर एक नंबर जो है वो डिवाइड हुआ है किससे, 8 से 3 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल कि डिवाइड ईच ट्रम, हर एक ट्रम को हम डिवाइड करेंगे किससे, बाई 3 से, टू गेट द नेक्स्ट ट्रम। तो हमें क्या मिलता है फिर, इसका नेक्स्ट ट्रम जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये इसके लिए रूल हो गया। अब इसके नेक्स्ट 3 ट्रम किस तरह आएंगे, नेक्स्ट 3 ट्रम्स आर, वो किस तरह बनेंगे, तो वो हम सिंपल 81 को डिवाइड करेंगे क्या किससे, 81 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो 81 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास आता है 27, ठीक है। फिर इस 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3 क्या आता है 9। फिर 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 3। तो ये इसके नेक्स्ट 3 ट्रम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि या तो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है या तो एक फिक्स नंबर हर एक ट्रम के साथ हर एक ट्रम जो है वो एक फिक्स नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रम जो है वो एक फिक्स नंबर 3 के साथ जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। और ये 3 हम इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कहते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉमन रेशो है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीज जो है वो दो तरह के आते हैं, या तो एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से। 6, 12, 18, तो अगर हम पहले हम एडिशन की बात करते हैं तो अगर हम 6 के साथ 6 ऐड करते हैं तो 12, तो फिर हम 12 के साथ 6 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 6 18, तो ये बन गया 18, ठीक है। तो ये ठीक है, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हर एक टर्म के साथ 6 ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2s are 12 आता है, लेकिन 12 2s are फिर क्या आता है 24, तो यहाँ पर है 18, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हर एक टर्म के साथ 6 ऐड करेंगे। तो रूल इसके लिए है ऐड 6 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हम हर एक टर्म के साथ 6 ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। नेक्स्ट
3 टर्म्स आर, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, तो हम लास्ट टर्म में 6 ऐड करेंगे, तो 36 प्लस 6 क्या आता है 42, फिर 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 6 54, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस बन गई। और इसमें एक खास नंबर 6 ऐड हुआ है जो कि क्या कहलाता है, इस 6 को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसके चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। अब आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। तो इसके जो ये सीक्वेंस है, तो इसके टर्म्स को देखते हैं। तो पहला टर्म क्या है 25, फिर है 50, फिर है 100, फिर है 200 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें ये जो सीक्वेंस बना है तो ये किस तरह बना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। तो अगर हम 25 के साथ जो इससे 50 आता है, तो अगर हम 25 के साथ 25 ऐड करते हैं तो 50 आता है, फिर 50 में हम 25 ऐड करेंगे तो इससे क्या आता है 75, तो यहाँ पर है 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 25 ऐड नहीं हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर 50 आता हो। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूल है मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हर एक टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, तो हर टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 800, 800 मल्टीप्लाई बाई 2 1600। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। इस 2 को हम क्या कहते हैं कॉमन रेशो। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो फिक्स नंबर जो इसके साथ ऐड होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट इसके 3 टर्म्स है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कौन सा सीक्वेंस बन गया, इसमें एक खास नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये है इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन क्रिएट द पैटर्न एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें ये दिया गया है, हमें एक टेबल दिया है। ठीक है, तो इस टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या क्रिएट करेंगे, इससे हम बनाएंगे एक पैटर्न, मतलब इससे हम सीक्वेंसेस बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम फिर देखेंगे कि ये जो हम पैटर्न बनाते हैं, हम ये जो सीक्वेंस इस इन्फॉर्मेशन से बनाते हैं तो वो किस तरह की सीक्वेंस है, ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है या हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर टेबल क्या है, यहाँ पर है स्टार्टिंग नंबर की इस सीक्वेंस का, ये जो स्टार्टिंग नंबर है। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस है, इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है 2 है। तो इसका पैटर्न रूल क्या है कि ये किस तरह बन जाता है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम 3 ऐड करेंगे हर टर्म के साथ, तो हमें जो है एक पैटर्न मिल जाता है, एक सीक्वेंस इससे बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 5। तो इसका स्टार्टिंग जो नंबर है इस सीक्वेंस का वो 5 है, तो हर एक टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका स्टार्टिंग नंबर है 3 और हर नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 स्टार्टिंग नंबर, हर टर्म में हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन है 80 स्टार्टिंग नंबर है 80 और हर एक नंबर से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से देखते हैं सोल्यूशन 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लिया है 2, तो इसका रूल क्या है ऐड 3, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐड 3 टू ईच टर्म वी गेट, हम हर एक टर्म के साथ 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो ये पर हम देखते हैं। तो हम स्टार्टिंग एलिमेंट लेंगे, स्टार्टिंग टर्म लेंगे 2, फिर इसके साथ हम 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 5, 5 के साथ 3 ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 8 के साथ 3 11, 11 के साथ 3 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर या तो ऐड हो जाता है या एक फिक्स नंबर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है तो इसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है या हर एक टर्म जो है एक फिक्स नंबर से डिवाइड होता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर है 5 स्टार्टिंग नंबर होगा 5, तो फिर क्या है इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट, हम हर एक टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होता है 5। फिर हम 5 के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 2s are 80 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है एक सीक्वेंस बन गया। तो इसमें एक
फिक्स नंबर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका स्टार्टिंग नंबर है 3, स्टार्ट में हम 3 लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस किस तरह बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, हर एक नंबर के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 वे गेट, अगर हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, 3 हम लिखेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 एंड सो ऑन। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है जो कि एक फिक्स नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। फिर है पार्ट 4, तो पार्ट 4 है 1, तो इसमें हम ऐड करेंगे 4, ठीक है, हर एक टर्म के साथ हम 4 ऐड करेंगे, और स्टार्टिंग सीक्वेंस में जो स्टार्टिंग एलिमेंट है या स्टार्टिंग नंबर है या टर्म है उसको हम 1 लेंगे, ठीक है। 1 1 प्लस 4 5 प्लस 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 4 17 एंड सो ऑन। तो इसमें एक फिक्स नंबर 4 ऐड हुआ है, तो ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 80, स्टार्टिंग टर्म जो है वो 80 है, तो इससे से हम सीक्वेंस किस तरह बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट 8, हम हर एक टर्म से 8 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 वी गेट, अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हासिल होता है क्या, तो स्टार्टिंग टर्म हम लिखेंगे 8 80, 80 से हम माइनस करेंगे 8, क्या आता है 72, 72 माइनस 8 64, 64 माइनस 8 56, 56 माइनस 8 48 एंड सो ऑन, जो कि क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो 8 जो है ये फिक्स नंबर है जो कि हर एक टर्म से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये था इसका पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो ये सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो क्या है, 3 11 19 27 35 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का जो 8वां टर्म है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसका जो 8th टर्म है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस का 8th टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर है 3, ये सीक्वेंस की जो एलिमेंट है यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अरिथमेटिक है या हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक है। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या हुई है, इंक्रीज। तो 3 के साथ हम क्या ऐड करें, जिसका आंसर आता है 11। तो अगर हम 3 के साथ 8 जो है वो ऐड करेंगे, 3 + 8 तो 11 आता है, 11 + 8 19, 19 + 8 27, 27 + 8 35। तो इसमें एक फिक्स नंबर 8 जो है वो ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एज, अगर हम क्या करते हैं, दो सक्सेसिव नंबर्स लेते हैं 3 और 11, तो इसमें 3 और 11 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 11। तो अगर हम 11 से माइनस करते हैं 3, तो हमें मिलता है 11 - 3 8। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 8। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर लेंगे, 2 सक्सेसिव नंबर, और फिर इसमें हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो इसका आंसर बी क्या होना चाहिए, 8। तो अगर हम 11 और 19 लेते हैं आल्सो, यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 19 - 11, तो इससे फिर क्या आता है, इससे बी आता है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक फिक्स नंबर 8 जो है वो हर एक टर्म के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसका 8 टर्म क्या होगा, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे 8 टर्म तक। तो 35 के साथ हम ऐड करेंगे क्या 8, ठीक है। फिर इससे जो आंसर आता होगा, फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे 8, ठीक है। और हम कहाँ तक जाएंगे, 8 टर्म तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला है जो कि जनरल फार्मूला होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। अगर हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है जनरल टर्म के लिए, कि हम यहाँ पर लगाते हैं an। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं a, ठीक है। ये हमारे पास है a, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम नाम देते हैं a1, जो कि क्या है 3। फिर अगर हम a2 की बात करते हैं, तो a2 क्या है 11, ठीक है। a3 क्या है 19 एंड सो ऑन। हम कहाँ तक आते हैं an, जो कि हमें कोई भी टर्म जो है किस भी पोजीशन पर हो,
कोई भी पोजीशन इसका हो हमें वो an रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, तो इसके लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल टर्म के लिए फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस तो फार्मूला है an, वो बराबर होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो अगर ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो इस फार्मूला को हम समझते हैं पहले। ये ए जो है ये टर्म का नाम है, ठीक है। अब n की जगह हम क्या लगाएंगे, n की जगह हम लगाएंगे जिस भी टर्म का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम n की जगह लगाएंगे 3, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड टर्म, ठीक है। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। अगर हम इसमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है, 19 है, ठीक है। तो इस 19 को हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, आप यहाँ से देख ले, हम यहाँ पर लगाएंगे a और n की जगह हम लगाएंगे इसका पोजीशन क्या है, हम 19 ये जो 19 है टर्म है तो इसका पोजीशन क्या है दरअसल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका पोजीशन है थर्ड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3, n क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3, तो इसका मतलब है थर्ड टर्म, तो ये बराबर होता है, यहाँ पर फार्मूला में है a1, तो a1 का मतलब हमेशा क्या है, फार्मूला में है फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म क्या है वही हम लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस में, वो है 3 प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट 3, n का मतलब है पोजीशन ऑफ द टर्म, तो पोजीशन क्या है इसका 3 है क्योंकि हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। 3 -1 लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाई ये है डी। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है कि जब हम दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करते हैं और हमें जो फिक्स नंबर मिलता है, ठीक है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो ये हमारे पास डी यहाँ पर क्या है, 8। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 -1 क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 8 ज़ा 16। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आता है 19, जो कि क्या है थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसको इस तरह हम फाइंड आउट अब करेंगे, ठीक है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करेंगे, 8वां टर्म, जो इसका 8 टर्म है इसको हम फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूला के तहत। तो यहाँ पर है, तो इस फार्मूला में हमें क्या चाहिए, एक तो हमें टर्म पोजीशन चाहिए और इसके साथ हमें डी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमने लिख दिया इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इसका 8 टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है, हम 8 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन है 8, n इज इक्वल टू 8 एंड d क्या है, हमें d की ज़रूरत पड़ती है, तो d भी है 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे नाउ an, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे n की जगह 8, क्योंकि 8वां टर्म हमें रिप्रेजेंट करता है 8वां। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n की जगह हम लगाएंगे 8 -1 इंटू डी की जगह हम लगाएंगे 8। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो a8 ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 8 -1 क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आता है a8 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 और 8, हम क्या करेंगे 7 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 8 ज़ा क्या आता है 7 8 ज़ा 56। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 56 और a8 ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 56, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है 59। तो ये हमारा क्या बन गया, 8वां टर्म बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 8 जो है ऐड करते हैं तो 35 प्लस 8 तो क्या आता है 43 प्लस 8 तो क्या आता है 51 प्लस 8 क्या आता है 59, जो कि हमारा 8 टर्म है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट द रूल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें दिया गया है तो इसके लिए हमने रूल फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस किस तरह बन गया है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, इसमें जो टर्म्स है वो क्या है 17 28 39 50 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद है व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम इस सीक्वेंस का सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ
तो वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें 4 टर्म गिवन है और इसका हम 6 जो टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर 17, 28, 39, 50। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे ये सीक्वेंस किस तरह बने हैं। ठीक है, तो सिंपल हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि हम 28 से फर्ज करें माइनस करते हैं क्या 17, दो सक्सेसिव टर्म्स है 27 माइनस 17 तो क्या आता है 11। अब हम कोई और दो सक्सेसिव टर्म लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 39 माइनस 28। 39 से हम 28 माइनस करेंगे तो इससे हमारा आंसर आता है 39 माइनस 28। तो इससे भी हमारा आंसर आता है 11। तो अगर हम 50 से 39 माइनस करते हैं तो फिर क्या आता है 11। इसका मतलब ये हुआ है कि 17 के साथ दरअसल में 11 ऐड हुआ है तो 28 आ गया है। 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 11 50। तो इसके लिए रूल ये है कि क्या ऐड हुआ है इसमें, ऐड 11 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर हर एक टर्म के साथ 11 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसका जो 6 टर्म क्या होगा, तो सिंपल हम 50 के साथ 11 ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा 61। तो 61 के साथ फिर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 11। तो फिर इसका आंसर क्या है, आता है 72। तो इसका जो 6 टर्म है वो आता है 72। लेकिन हम इसको फार्मूला के तहत फाइंड आउट करना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फार्मूला में हमें दो टर्म चाहिए होते हैं। एक हमें n की वैल्यू, हमने अभी पढ़ा कि अगर ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, लेकिन अगर क्या हो अरिथमेटिक के साथ इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो इसका जो जनरल फार्मूला है, तो इसके लिए हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि हियर n इज इक्वल टू, तो n का मतलब है पोजीशन ऑफ द ट्रम। तो हम किस पोजीशन पर एलिमेंट या ट्रम फाइंड आउट करना चाहते हैं, 6 पोजीशन पर। तो n इज इक्वल टू 6 एंड इसके साथ d वैल्यू, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 है। तो हम यही फार्मूला लिखेंगे कि नाउ an जो कि जनरल फार्मूला होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, लेकिन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, अगर हमारे पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस हो लेकिन डिक्रीजिंग हो, ठीक है, अगर इस तरह हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ 50, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 45, फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ 40, फिर इसके बाद 35 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम अगर इसका कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, तो यही फार्मूला होगा a1 प्लस की जगह हम लगाएंगे सिर्फ क्या माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फार्मूला है ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए है लेकिन डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है, और ये जो फार्मूला है ये फॉर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ हम वैल्यूज लगाएंगे और हमें जो है 6 टर्म का जो आंसर है कि 6 पोजीशन पर कौन सा टर्म होगा तो वही हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे n की जगह हम लगाएंगे 6 इज इक्वल टू a1 क्या है, इसका पहला टर्म क्या है 17 प्लस यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे n की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी क्या है 11। इसको आप सॉल्व करते हैं, a6 इज इक्वल टू 17 प्लस 6 माइनस 1 क्या आता है 5 मल्टीप्लाई बाई 11। तो a6 इज इक्वल टू 17 प्लस 5 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55। फिर इसके बाद हम 17 और 55 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू 17 प्लस 55 हमारे पास क्या आता है 72। तो इसका जो 6 पोजीशन पर जो टर्म है तो इसको हमने फाइंड आउट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।